बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दुरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। याद दिहानी के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जो दो पार्टीज़ के दरमियान तब शुरू होता है जब एक पार्टी समझती है कि दूसरी पार्टी उसे नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है या कर सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नुकसानदेह ही हो। इससे मुराद लड़ाई झगड़ा नहीं है, इससे मुराद इनकम्पैटिबिलिटी है, इख्तिलाफ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बुरा ही हो, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आके रिसर्च शुरू में स्कॉलर सारे ये समझते रहे कि बुरी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता बुरी चीज़ से मुराद डिसफंक्शनल है। आहिस्ता आहिस्ता ये उन्हें इदराक हुआ कि हमेशा डिसफंक्शनल नहीं होता, फंक्शनल भी होता है। तो फिर उन्होंने कुछ टाइप्स आइडेंटिफाई की कि पता चल जाए कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल है, कौन सा डिसफंक्शनल है, और एक बाकायदा तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन में मेनटेन रखा जाए। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद लड़ाई नहीं है, अपोजिशन, इनकम्पैटिबिलिटी, ताकि एक जगह स्टेगनेंट ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमने कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस पढ़ना शुरू किया, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि कोई वजह होनी चाहिए, पोटेंशियल रीज़न फॉर इनकम्पैटिबिलिटी और अपोजिशन। और वो वजह कहाँ से मिलती है? या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएबल ऐसा है, या कम्युनिकेशन में कोई इशू आ रहा है, या कुछ पर्सनल वेरिएबल्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हैं। दूसरी चीज़, अगर वो चीज़ मौजूद भी हो, स्ट्रक्चरल वेरिएबल डिस्टर्ब्ड हैं या कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, तो जब तक एक पार्टी परसीव नहीं करती है ना कि कॉन्फ्लिक्ट है, तब तक कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर होता ही नहीं है। और सिर्फ परसेप्शन नहीं, परसेप्शन तो उसे शुरू करती है, उसके साथ साथ पर्सनलाइजेशन भी, फीलिंग्स भी, जो डिफ़ाइन करती हैं कि उस बंदे की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या अटैचमेंट कैसी है उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी बताएगी कि वो लो है, मॉडरेट है या हाई है। जब उस बंदे को ये इदराक हो गया है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, तो अब वो पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को डील कैसे करना है। हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को डील कैसे करना है, तो सबसे पहला काम वो अपने जहन में कुछ इंटेंशंस बनाते हैं। तो स्टेज 3 जहाँ से हमने आज डिस्कशन स्टार्ट करनी है, स्टेज 3 इंटेंशंस रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। और ये इंटेंशन क्या है? इंटेंशंस आर डिसीजन टू एक्ट इन अ गिवन वे। ये इंटेंशन जो है, दीज आर इंटेंशंस को हम डिफाइन ही ऐसे करेंगे यहाँ पे, डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे। मैं हमेशा से मिसाल आपको देता आ रहा हूँ कि टीचर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ क्लास में समझ रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ लिया तो हम तैयारी कैसे करेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी शुरू हो गई। उस इनकम्पैटिबिलिटी के साथ डील करने के लिए हम अपने जहन में इंटेंशन बना रहे हैं। जो हम अपने जहन में इंटेंशन बना रहे हैं ना, हमने डिसाइड कर लिया कि आज ये करना है, सर आएंगे तो पढ़ाने नहीं देना, आज एक्टिविटी करेंगे, सर आएंगे तो आगे नहीं पढ़ाने देंगे। ये जो हम अपने जहन में इंटेंशन बना रहे हैं ना, these decision to act in a specific way are called our intentions। अब इस इंटेंशन को 5 तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक पार्टी की अपनी फ़िलॉसफी समझनी होगी कि वो चाह क्या रहे हैं। अभी अपनी फ़िलॉसफी समझनी होगी क्या। ये इंटेंशंस बनती हैं आपकी कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस की बेस पे। ये कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस क्या है? अगर मैं चाहता हूँ कि वो हो जैसा मैं चाह रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड असर्टिवनेस। कि आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई ओन कंसर्न, ये असर्टिवनेस है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए जैसे अगली पार्टी चाह रही है, दिस इज़ कोऑपरेटिवनेस। कि इट इज़ द डिग्री टू विच अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई अदर पार्टीज कंसर्न। मसलन अगर मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैं जब क्लास में आ रहा हूँ तो मैं ये सोच के आता हूँ कि यार जितना मैंने सोचा है आज मैंने उतना पढ़ा के जाना है, मैं असर्टिव हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं शुरू करूँगा, फिर जहाँ पे आगे बच्चों की बस होना शुरू होगी तो मैं वहाँ पे बंद कर देंगे,
दिस इज़ कोऑपरेटिवनेस। कि अगर मैं वो चाहूँ कि मेरा इंटरेस्ट देखा जाए, आप लोगों का ना देखा जाए, आई एम असर्टिव। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट देखा जाए, मेरा ना देखा जाए, आई एम कोऑपरेटिव। और इन दोनों के दरमियान में भी हो सकता है कि अप टू सम एक्सटेंट अ पर्सन कैन बी असर्टिव, अप टू सम एक्सटेंट अ पर्सन कैन बी कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस के लिहाज से 5 तरह के बिहेवियर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। पहला कंपीटिंग बिहेवियर है, बिहेवियर नहीं है, इंटेंशंस है। पहली कॉम्पीटिंग इंटेंशन है। और कॉम्पीटिंग इंटेंशन इसका मतलब क्या है? अ पर्सन इज अनकोऑपरेटिव एंड फुली असर्टिव। वो चाहता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए और दूसरी पार्टी का इशू से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। उसका इंटेंशन ही कंपीटिंग इंटेंशन है। और यहाँ कंपीटिंग इंटेंशन से मुराद ही है कि वन पर्सन सीक्स टू सेटिस्फाई हिज और हर ओन इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी के साथ क्या गुजरती है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने जितना सोचा है पढ़ा के जाना है। ये कंपीटिंग इंटेंशन है, अभी किया नहीं है, जहन में ख्याल बनाया है। दूसरा कोलैबोरेटिंग। अब ये कोलैबोरेटिंग इंटेंशन का मतलब ये है कि एक पार्टी वो चाह रही है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी हो, लेकिन हम दूसरी पार्टी का भी ख्याल रखें। देयर आर रेयर चांसेस, लेकिन ये कहलाता है विन विन सिचुएशन। इट इज़ कॉल्ड अ विन विन सॉल्यूशन। कि पढ़ भी लें जितना मैंने सोचा है और जो बहुत ज़्यादा बर्डन या बोरियत है वो भी ना हो। थोड़ा पढ़ लें, फिर एक्टिविटी रख लें, फिर थोड़ा पढ़ लें, फिर एक्टिविटी रख लें। ये वाली स्पेसिफिक सिचुएशन कहलाएगी कोलैबोरेटिंग सिचुएशन। कि एक पार्टी फुली कोऑपरेटिव भी है और फुली असर्टिव भी है। हमारा इंटरेस्ट भी, आपका इंटरेस्ट भी, दोनों का इंटरेस्ट सेव हो जाए। तीसरा अवॉइडिंग इंटेंशन है। अवॉइडिंग इंटेंशन से मुराद ये है कि सिचुएशन से विड्रॉ कर लेना, अपने इंटरेस्ट की परवाह भी ना करना, दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट की परवाह भी ना करना, कि हम उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि यार चलो ठीक है, खैर है, हो जाता है। ये कहलाएगा अनकोऑपरेटिव है, अनअसर्टिव है, ना अपना इंटरेस्ट है ना दूसरे का इंटरेस्ट है। चौथे नंबर पे एकोमोडेटिंग। और एकोमोडेटिंग इंटेंशन कि एक बंदा फुली कोऑपरेटिव है लेकिन अनअसर्टिव है। वो कहता है चलो यार मेरी खैर है, इसका इंटरेस्ट देख लिया जाए। जैसे अगर मैं क्लास में आके कहूँ कि यार हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस कर लिया, आज के लेक्चर में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली एकोमोडेटिंग दिस इंटेंशन। अभी किया नहीं है मैंने, दिस इंटेंशन वेयर आई एम फुली कोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव, कि जो मैंने सोचा है आज नहीं पढ़ाते, जो बच्चे कह रहे हैं आज वैसे कर लेते हैं। दिस इंटेंशन इज़ कॉल्ड एकोमोडेटिंग इंटेंशन। और 5वें नंबर पे कॉम्प्रोमाइजिंग, कि अप टू सम एक्सटेंट आई मे बी असर्टिव, कि यार मैंने 3 टॉपिक सोचे थे, आज 2 पढ़ लेते हैं। आपको भी कोऑपरेट कर रहा हूँ, अप टू सम एक्सटेंट आई एम कोऑपरेटिव, अप टू सम एक्सटेंट आई एम असर्टिव। और ये वाली सिचुएशन ऐसे है कि दोनों पार्टीज़ अपना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट छोड़ दें और दोनों पार्टीज़ थोड़ी थोड़ी औखी हो जाएं। ये वाली इंटेंशन कहलाएगी कॉम्प्रोमाइजिंग इंटेंशन। अब ये तो थी इंटेंशंस, अभी किया कुछ नहीं है। एक अपोजिशन हुई, इनकम्पैटिबिलिटी हुई, उस इनकम्पैटिबिलिटी के लिहाज से हमने परसीव किया कि कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ या हो सकता है। हम उसमें कुछ इमोशंस ऐड किए जिसने बताया कि लो है, मॉडरेट है, किस लेवल का है। उसके लिहाज से हमने अपने जहन में इंटेंशंस बना ली कि हमने कम्पीट करना है, कोलैबोरेट करना है, अवॉइड करना है, अकोमोडेट करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इसके लिहाज से जो हमारे जहन में इंटेंशन बनी है ना, हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है। अब ये जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर है ना, ये वो है जो लोगों को नज़र आ रहा है। ये वो स्टेज है जिसमें दूसरों के सामने हम जाहिर होते हैं कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से डील कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ये जो हम दूसरों के साथ सामने जाहिर हो रहे हैं ना, ये इंटेंसिटी नो कॉन्फ्लिक्ट से एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट तक हो सकती है। नो कॉन्फ्लिक्ट कि चलो चुप कर गए, कोई नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल हुआ, माइनर डिसएग्रीमेंट्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, हमने एक दूसरे को ज़ुबानी कलामी कह लिया, यार ये तूने क्या किया मेरे साथ, ये वो करने वाली बात थी, इस तरह करना चाहिए था सबके सामने। ये माइनर डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। थोड़ा सा लेवल इसका मॉडरेट होगा, एक दूसरे को तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी, वर्बल अटैक्स,
गालियाँ निकालना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बातें करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा इससे भी एडवांस लेवल जो कि रायट्स हैं, तोड़ फोड़ है, लड़ाई झगड़ा है, मारना शुरू कर दिया, एक दूसरे के चीज़ें ख़राब करना शुरू कर दी, हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। ये वाली सिचुएशन जो है बिहेवियर्स कहलाते हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट से एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट तक, लो, मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आके बिहेवियर के लिहाज से हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 5वीं स्टेज देख लें यहाँ पे कि बिहेवियर के लिहाज से जो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो हमें एक स्पेसिफिक आउटकम देती हैं। और वो आउटकम क्या है? वो आउटकम हमें ये बताती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को हम अपने लिए फ़ायदेमंद बना रहे हैं या नुकसानदेह बना रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को उस लेवल पे मेंटेन रखती हैं कि इट बिकम्स फंक्शनल फॉर अस। यहाँ पे आके वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होना शुरू हो जाता है इस सेंस में कि वो काम की क्वालिटी इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, लोगों में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ले आता है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है काम में, चेंज आना शुरू हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ। एक बच्चे ने नोट्स बनाना शुरू किए, दूसरा बच्चा ये सोचता है कि यार ये नोट्स बनाना शुरू हो गया, अब इसके मार्क्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब वो भी नोट्स बनाना शुरू कर देता है उसके मुकाबले पे, उससे बेहतर नोट्स बना रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, उससे बेहतर नोट्स बना रहा है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, उससे बेहतर नोट्स बना रहा है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एक काम करने का कल्चर आ रहा है। ये हैं फंक्शनल आउटकम्स। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि किसी एक को काम करता देख के बाकी सब ये सोचना शुरू हो जाए कि यार इसने क्यों इस तरह का काम शुरू कर दिया, चलो वो कर रहा है ना, हम उसी से ले लेंगे। यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल होना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट टेक्निक की वजह से या उसको छोड़ देने की वजह से, सिचुएशन को अवॉइड करने की वजह से दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम डिसफंक्शनल। यहाँ पे एज अ मैनेजर कोशिश हमेशा ये करनी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल लेवल पे ना जाने दें, क्योंकि जो डिसफंक्शनल आउटकम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट की वो अनकंट्रोल्ड हैं, वो नेगेटिव अफेक्ट करती हैं हमें। और वो हैं क्या? एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, वर्क कल्चर अजीब सा हो जाता है, लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन, कोहेसिवनेस ख़त्म हो जाती है, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है कि हम जब भी कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल रखें, हम उसकी आउटकम्स को डिसफंक्शनल ना होने दें। यहाँ पे आके मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है।